गुड मॉर्निंग। हो गए आप लोग बिल्कुल रेडी क्लास के लिए? चलिए तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करते हैं, है ना। पिछले क्लास में आप याद करो हम लोग कैटलिस्ट पढ़ रहे थे, है ना। पिछले क्लास का जो लास्ट टॉपिक था वो यही था, ठीक है। हम हटाए भी नहीं जानबूझ के, इसलिए कि आप जैसे देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ यहीं पर हम लोग एंड किए थे और इसी के आगे आज हम लोग को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो पिछले क्लास में अगर याद करें हम लोग तो सरफेस केमिस्ट्री 2 स्टार्ट किए थे हम लोग, और सरफेस केमिस्ट्री 2 का पहला टॉपिक था कैटलिस्ट, हिंदी में उत्प्रेरक। नहीं, कैटलिस्ट उत्प्रेरक हम लोग उस सब्सटेंस को कहते थे जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले, रिएक्शन में भाग नहीं ले, अभिक्रिया में हिस्सा नहीं ले, बस वो अपनी उपस्थिति से रिएक्शन को या तो तेज कर दे, मीन्स फास्ट कर दे, मतलब उसके रेट को, दर को बढ़ा दे, या फिर रिएक्शन को क्या कर दे, धीरे धीरे कर दे, स्लो कर दे, उसके दर को, उसके रेट को क्या करे, कम कर दे। नहीं तो कैटलिस्ट वो पदार्थ था जो अभिक्रिया में, रिएक्शन में हिस्सा लिए बिना ही रिएक्शन के रेट को, रिएक्शन की गति को, रिएक्शन की दर को क्या करता था, या तो बढ़ा देता था या तो घटा देता था। नहीं, अच्छा, जो कैटलिस्ट बढ़ा देता था उसको आप लोगों ने कहा था पॉजिटिव कैटलिस्ट। नहीं, वो अचार, नहीं, अचार आपके खाने के प्लेट में आने के साथ आपके खाने का जो स्पीड है वो बढ़ा देता था। नहीं, तो उस अचार को आप लोगों ने कहा था पॉजिटिव कैटलिस्ट। अच्छा, निगेटिव कैटलिस्ट क्या था भाई? जो रिएक्शन के रेट को घटा देता है, छिपकली का पूंछ नहीं, जो आपके प्लेट में अगर आ गया तो स्टॉप, जो भी रिएक्शन हो रहा था वो अब ख़त्म। तो वो कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को घटा देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव कैटलिस्ट। नहीं, फिर हम लोगों ने पढ़ा था प्रोमोटर, प्रमोट करने वाला। तो प्रमोटर वो पदार्थ था, प्रमोटर वो सब्सटेंस था जो कैटलिस्ट को अच्छा कर देता था, कैटलिस्ट को बढ़िया कर देता था। और जब कैटलिस्ट अच्छा हो जाएगा तो फिर तो वो रेट और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो प्रमोटर वैसे सब्सटेंस को कहते थे जो कैटलिस्ट को अच्छा करता था। नहीं, और एग्जाम्पल भी था नाकुमुको, नाकुम नकु, ऐसा कुछ है ना, NaCuMnCO। तो छोटा सा ट्रिक बता दिया था आपको, नाकुमुको नाकुमुको। खैर चलिए आगे बढ़े हम लोग। पॉइजन नेक्स्ट टॉपिक था। पॉइजन क्या था भाई? वो सब्सटेंस जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को, कैटलिस्ट को खराब कर दे। नहीं, जो कैटलिस्ट वर्क कर रहा था ना उसमें अवरुद्ध पैदा कर दे, उसको खराब कर दे, उसको डिस्टर्ब करे। जब कैटलिस्ट खराब हो जाएगा तो फिर पहले जो जिस रफ्तार से वो रेट को बढ़ा रहा था अब तो उसमें कमी आ ही जाएगी। नहीं, तो पॉइजन वो सब्सटेंस था जो कैटलिस्ट को खराब कर देता था, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा देता था। इसका भी एग्जांपल हम आपको बताए थे, Ag और Hg, ट्रिक बता दिए थे, Ag हाँ जी, Ag हाँ जी, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे यही लास्ट, कैटेलाइटिक रिएक्शन, उत्प्रेरित अभिक्रिया या फिर केटेलाइसिस, उत्प्रेरण इसका हिंदी था। और कैटेलाइटिक रिएक्शन या फिर केटेलाइसिस किसको कहते थे आप लोग? वो रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट मौजूद हो, सिंपल, है ना। वो रिएक्शन, वैसा अभिक्रिया जिसमें कौन प्रेजेंट हो रहे? कैटलिस्ट प्रेजेंट हो, कैटलिस्ट उपस्थित हो, उसी को हम लोग बोल देंगे केटेलाइटिक रिएक्शन। मतलब कैटलिस्ट की उपस्थिति में होने वाला रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन नहीं, केटेलाइटिक रिएक्शन, मतलब कैटलिस्ट उसमें है। अच्छा, कैटेलाइटिक रिएक्शन का हम लोग टाइप पढ़े थे, और कैटेलाइटिक रिएक्शन कितने टाइप का हुआ था भाई? 2, एक होमोजीनियस केटेलाइटिक रिएक्शन और दूसरा हेट्रोजीनियस केटेलाइटिक रिएक्शन, है ना। समांगी उत्प्रेरित अभिक्रिया, और इसको आप कह सकते हो विसमांगी उत्प्रेरित अभिक्रिया। तो कैटेलाइटिक रिएक्शन हम लोग उसको बोलेंगे, उस रिएक्शन को बोलेंगे जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट उपस्थित होगा। नहीं, जो रिएक्शन आगे बढ़ रहा होगा, फास्ट हो रहा होगा कैटलिस्ट की मदद से, मतलब उस रिएक्शन में कैटलिस्ट का कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा, कैटलिस्ट जरूर मौजूद होगा उस रिएक्शन में, तब उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे केटेलाइटिक रिएक्शन। नहीं, और केटेलाइटिक रिएक्शन 2 टाइप का था, एक होमोजीनियस केटेलाइटिक रिएक्शन और दूसरा हेट्रोजीनियस केटेलाइटिक रिएक्शन। तो आज हम लोग देखेंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस केटेलाइटिक रिएक्शन क्या है। नहीं, चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करें।
और ये कैटालाइटिक रिएक्शन या कैटालाइसिस जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे, अब इसको हम हटा दें। और ये कर देंगे हम लोग लेक्चर नंबर 17, है ना। देखो अच्छे से, चलो फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, कौन सा जी? होमोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन। तो हेडिंग दिया जाए होमोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन। नहीं, अच्छा, इसका एक और नाम तुम लोग दे सकते हो, क्या भाई? होमोजीनियस कैटालाइसिस। दोनों आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, तो उसको भी जरा एक बार लिख ही दे दें। होमोजीनियस कैटालाइसिस, कैटालाइटिक रिएक्शन को ही आप लोग कैटालाइसिस कहते थे, इसलिए होमोजीनियस तो सेम रहा, बट जो है कैटालाइटिक रिएक्शन की जगह पे हमने क्या कर दिया? कैटालाइसिस। तो चलिए फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करें क्या भाई? होमोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन या फिर होमोजीनियस कैटालाइसिस। सबसे पहली बात कि ये तो एक कैटालाइटिक रिएक्शन है, क्योंकि कैटालाइटिक रिएक्शन को ही जब आप तोड़े थे, उसको बांटे थे, तो दो प्रकार बना था, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। इसका मतलब है कि ये होमोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन और दूसरा हेट्रोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन, दोनों का दोनों कैटालाइटिक रिएक्शन का ही प्रकार है, दोनों कैटालाइटिक रिएक्शन का ही टाइप है, दोनों कैटालाइटिक रिएक्शन है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो इसके बारे में बोलेंगे, तो हम अभी तो जान नहीं रहे हैं कि ये क्या है, लेकिन स्टार्ट तो ऐसे करने वाले हैं, द कैटालाइटिक रिएक्शन, नहीं वैसा कैटालाइटिक रिएक्शन। अब सीखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है, लेकिन हाँ हम लोग एक चीज़ तो क्लियर है, स्टार्ट करेंगे कैसे भाई? द कैटालाइटिक रिएक्शन से। थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। होमोजीनियस, है ना, होमोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन। अब चलो, आपको स्टार्ट तो मिल गया, चूंकि ये कैटालाइटिक रिएक्शन था ये और ये दोनों, इसलिए आप लोग सबसे पहला स्टेटमेंट बोल दिए कि वैसा कैटालाइटिक रिएक्शन। लेकिन अब कैटालाइटिक रिएक्शन भी दो टाइप का हो गया, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। तो इसमें क्या होता है भाई और इसमें क्या होता है, दोनों को देखना पड़ेगा हम लोग को, है ना। जरूर इसमें कुछ अलग चीज़ होता होगा, इसमें जरूर कुछ अलग चीज़ होता होगा, तभी तो कैटालाइटिक रिएक्शन दो टाइप का हुआ। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर इसमें क्या स्पेशल चीज़ है और फिर इसमें क्या स्पेशल चीज़ है। तो दोनों कैटालाइटिक रिएक्शन, लेकिन दोनों में क्या क्या बात है हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। चलो अब हम इसको भी हटा देते हैं। चलिए, तो होमोजेनियस कैटालाइटिक रिएक्शन के बारे में सबसे पहली बात सीख लिए कि भाई ये कैटालाइटिक रिएक्शन है। अब इसके आगे सुनो, ये ऐसा कैटालाइटिक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट आप समझ गए, किसी भी रिएक्शन को हम लोग किससे दिखाएंगे रे? एरो से। और एरो के पहले मतलब रिएक्शन को करने के लिए, प्रोसेस को करने के लिए, प्रक्रिया को करने के लिए, उस काम को करने के लिए, उस अभिक्रिया को करने के लिए जिस पदार्थ को आप लोगे, नहीं, जिस पदार्थ को आप लोगे उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। उसी सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। जिस सब्सटेंस को लोगे रिएक्शन करने के लिए, उस सब्सटेंस को बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो बनेगा प्रोडक्ट,
बिल्कुल सिंपल है, हम लोग पहले से जान रहे हैं। तो जिस सब्सटेंस को हम लोग लेंगे, जनरली जिस सब्सटेंस को हम लोग लेते हैं उसको दिखाते हैं किधर, एरो के इधर, और उसी को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। शॉर्ट में लिख दिया आर, आर का मतलब आप समझ रहे हैं, रिएक्टेंट। और जो बनेगा उसको आप क्या कहिएगा, प्रोडक्ट। तो किसी भी रिएक्शन को हम लोग दिखाएंगे एरो से। रिएक्शन होने के पहले जिस पदार्थ को हम लेंगे, जिस सब्सटेंस को हम लेंगे, उसको एरो के इधर हम लोग लिखेंगे और उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, रिएक्टेंट। तो एरो के इधर वाला हो गया रिएक्टेंट, एरो के उधर वाला हो गया प्रोडक्ट। जैसे अब बहुत सिंपल रिएक्शन देख लें हम लोग, N2 + H2 से बनता है क्या, बोल तो ये लोग बहुत बैलेंस किए हैं यार 11th में, पहला ही चैप्टर में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में क्या बनता था बोलो, NH3। H2 + O2 से मिलके क्या बन जाएगा बोलो, H2। बैलेंस कर लेना इसको आप। अच्छा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, इसको फिर से हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिए, है ना, तो बन गया SO3। तो अब अगर इसमें देखा जाए, इस वाले रिएक्शन में, तो भाई एरो है, इसका मतलब है कि ये एक रिएक्शन है। रिएक्शन होने के पहले जिस चीज़ को लिए आप, ये दोनों, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। अच्छा, इस रिएक्शन में एरो के पहले कौन दोनों है भाई, ये दोनों है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। अच्छा, इस रिएक्शन में कौन रिएक्टेंट हुआ, ये रिएक्टेंट हो गया। और रिएक्शन होने के बाद ये दोनों आपस में जब कंबाइन कर लेगा, आपस में जब जुड़ जाएगा, आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर लेगा, तब NH3 बनाएगा। तो जो चीज़ बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में NH3 क्या है, प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में H2O क्या है, प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में SO3 क्या है, प्रोडक्ट। आप लोग पहले से जानते थे, लेकिन अगर किसी को हल्का फुल्का भी कन्फ्यूजन है तो चलो यहाँ पर वो कन्फ्यूजन को हम दूर किए और आगे बढ़ो, है ना। तो एरो के पहले जो भी होगा उसको आप क्या कहिएगा, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। एरो के पहले जो भी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को देखते हैं। होमोजेनियस कैटालाइटिक रिएक्शन किसको कहते हैं, वैसा कैटालाइटिक रिएक्शन जिसमें ये जो रिएक्टेंट है ना, एरो के पहले वाला ये रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, इस सब रिएक्शन में कहीं पर कोई कैटलिस्ट नजर नहीं आ रहा है। इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए कोई भी सब्सटेंस को अभी आपने उपयोग नहीं किया है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें कैटलिस्ट का उपयोग कर लेंगे, वो कैटालाइटिक रिएक्शन बन जाएगा। तो अभी ये सब नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन जैसे हम लोग इसमें कैटलिस्ट डालेंगे वो बन जाएगा कैटालाइटिक रिएक्शन। तो अभी हम लोग कैटालाइटिक रिएक्शन इसको बनाएंगे, लेकिन अभी ये कैटालाइटिक रिएक्शन नहीं है। तो खैर, ये एरो के पहले क्या हुआ भाई, रिएक्टेंट। होमोजेनियस कैटालाइटिक रिएक्शन के बारे में हम क्या बोल रहे हैं, वैसा कैटालाइटिक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों की अवस्थाएं, दोनों का फेज, दोनों का स्टेट सेम हो। गौर किए कि हम आपको बोले प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देना है, किस पे ध्यान देना है, दो पे, रिएक्टेंट पे और कैटलिस्ट पे। रिएक्टेंट पे और कैटलिस्ट पे। कैटलिस्ट हम जनरली एरो पे रखेंगे, इसलिए हम आपको यहाँ पर इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हुआ आपका रिएक्टेंट, एरो के पहले जो सब है वो सब है रिएक्टेंट, और इस एरो के ऊपर कैटलिस्ट का नाम लिख देंगे, जो कैटलिस्ट हम लोग उपयोग करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर बार बार इशारा कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का स्टेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब लोग ऐसे, स्टेट मतलब वही ना, अवस्था, हाँ रे वही अवस्था। अगर ये सॉलिड स्टेट में है मतलब ठोस है, तो ये भी ठोस होना चाहिए। अगर ये लिक्विड स्टेट में है तो ये भी लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। अगर ये गैसोस स्टेट में है, गैस है, तो इसको भी गैस होना पड़ेगा। तो सो सिंपल, आपको समझ में आया होगा कि होमोजेनियस कैटालाइटिक रिएक्शन किसको बोलिएगा, वैसा कैटालाइटिक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेज क्या हो, सेम हो। फेज मतलब वही अवस्था, या दोनों का स्टेट क्या हो, सेम हो। समझ में आया, वैसा कैटालाइटिक रिएक्शन जिसमें किसका रिएक्टेंट का और कैटलिस्ट का, है ना, रिएक्टेंट का और कैटलिस्ट का दोनों का क्या सेम हो, दोनों का स्टेट सेम हो, दोनों का फेज सेम हो, दोनों का अवस्था सेम हो। अगर ये सॉलिड तो वो भी सॉलिड, अगर ये लिक्विड तो ये भी लिक्विड, अगर ये गैस और तो ये भी गैस। तो अगर दोनों का स्टेट सेम हो गया तब उसी को कहना होमोजेनियस कैटालाइटिक रिएक्शन। और आपको पता है अगर स्टेट सेम नहीं होगा तो इसका दूसरा वाला बन जाएगा हेट्रोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन। दोनों हो गया क्लियर, ओके।
तो लास्ट एक बार फिर से बोल देते हैं, फिर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, है ना। क्या भाई, वैसा कैटेलाइटिक रिएक्शन जिसमें ये जो रिएक्टेंट है और वो जो कैटलिस्ट है, दोनों का जो अवस्था है, दोनों का जो फेज है ना, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का स्टेट कि दोनों किसका किसका, रिएक्टेंट का और कैटलिस्ट का। प्रोडक्ट से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है भाई, रिएक्टेंट से और रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट से। जब इस दोनों पर कमांड हमारा रहेगा ना, तो उस पर तो कमांड अपने आप आ ही जाएगा। जब ये दोनों मेरे अंडर में रहेगा तो वो तो हमारे अंडर में आ ही जाएगा। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का स्टेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तब वैसे कैटेलाइटिक रिएक्शन को बोलेंगे होमोजेनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन। ठीक है। और एक चीज़ और सुनना, वो कैटलिस्ट जो होमोजेनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन में उपस्थित होगा, उस कैटलिस्ट को स्पेशल नाम देना होमोजेनियस कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो है ही, वो कैटलिस्ट तो वो है ही, लेकिन उस कैटलिस्ट को तुम स्पेशल नाम क्या दे दोगे, होमोजीनियस कैटलिस्ट, क्योंकि वो होमोजीनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन में उपस्थित है। तो दो डिफिनेशन एक साथ लिखेंगे, एक तो लिखेंगे होमोजीनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन या होमोजीनियस कैटेलाइसिस का डिफिनेशन। क्या डिफिनेशन लिखोगे, वैसा कैटेलाइटिक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का अवस्था, दोनों का जो स्टेट है वो समान होता है, उसी को, उस पूरे रिएक्शन को कह दोगे होमोजेनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन। लेकिन उस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट मौजूद होगा, जिस कैटलिस्ट को आप उपयोग करोगे, उस कैटलिस्ट को कह दीजिएगा होमोजेनियस कैटलिस्ट, क्योंकि वो होमोजेनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन में उपयोग हुआ है। ये कैटलिस्ट होमोजेनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन में उपयोग हुआ है, इसलिए आप उसको क्या कह दीजिएगा, होमोजेनियस कैटलिस्ट, है ना। तो स्टार्ट करें, हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। अब हम लोग द कैटेलाइटिक रिएक्शन तो हम लोग का लिखा हुआ ही है, आगे तुम ही लोग सोचो कि क्या लिखें। द कैटेलाइटिक रिएक्शन इन विच, मतलब जिसमें, है ना, जिसमें क्या चीज़ सेम होना चाहिए रे, इन विच फेज और स्टेट, नहीं फेज बोलो या स्टेट बोलो, अवस्था किसका रे, ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, है ना। किसका किसका भाई, एक तो रिएक्टेंट का और एक कैटलिस्ट का, दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, तो फेज और स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर सेम, है ना, आर सेम is called homogeneous catalytic reaction, होमोजीनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन हो गया। अब चलो, अब कैटलिस्ट का डेफिनेशन लिख दो। ठीक है, कैटलिस्ट का, वो कैटलिस्ट जो होमोजीनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन में उपस्थित होगा, उसको होमोजीनियस कैटलिस्ट आप लोग बोलिएगा। तो हम लोग उसका डेफिनेशन पैराग्राफ चेंज करके लिख दें, द कैटलिस्ट विच इज प्रेजेंट कहाँ पर भाई, इन होमोजीनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन, वैसा कैटलिस्ट जो प्रेजेंट होगा होमोजेनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन में इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटलिस्ट। हो गया। चलो यहाँ पर हिंदी लिखने का कोशिश करें हम लोग, तो क्या लिखेंगे हिंदी भाई, वह कैटेलाइटिक रिएक्शन, मतलब ऐसा कैटेलाइटिक रिएक्शन जिसमें, है ना, जिसमें क्या होना चाहिए बोलो, रिएक्टेंट का और कैटलिस्ट का जो अवस्था है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वही लिख देते हैं, जिसमें रिएक्टेंट तथा कैटलिस्ट, रिएक्टेंट तथा कैटलिस्ट दोनों की अवस्थाएं समान होती हैं, नहीं,
दोनों की अवस्थाएं समान होती हैं उसे होमोजीनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन कहते हैं। ये तो होमोजेनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन का डेफिनेशन हो गया। वह कैटेलाइटिक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट तथा कैटलिस्ट दोनों की अवस्थाएं समान होती हैं उसे होमोजेनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन कहते हैं। अब कैटलिस्ट का डेफिनेशन लिखो, क्या बोलोगे? वह कैटलिस्ट जो होमोजीनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन, वह कैटलिस्ट जो होमोजेनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन में उपस्थित होते हैं, है ना, होमोजेनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन में उपस्थित होते हैं उसे होमोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। होमोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। इसको लेक्चर नंबर 17 बना दो। हो गया? तो दोनों का डेफिनेशन लिख लिया हम लोग। यहाँ पर लिखे हैं होमोजेनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन का डेफिनेशन, वो पूरा रिएक्शन का। अब फिर उसमें जिस कैटलिस्ट का तुम उपयोग करोगे उसको होमोजेनियस कैटलिस्ट कहना, उसका डेफिनेशन यहाँ लिख दिए। ठीक है, हो सकता है आप लिख ही लिए होंगे, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ले लिए। अब चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। होमोजेनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। इसको हम हटाते हैं। देख इसका एग्जाम्पल। फर्स्ट वही सिंपल रिएक्शन ले लेते हैं, SO2 है ना प्लस O2। इस दोनों को अगर रिएक्शन करा दें तो क्या बन जाएगा भाई? SO3। तो SO2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए तो SO2 एक और ऑक्सीजन को अपने में कंबाइन कर लिया और बना दिया SO3। SO2 के बारे में जान रहे हैं कि ये क्या है भाई? गैस है। O2 के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में जान रहे हैं कि ये भी ऑक्सीजन भी क्या है भाई? गैस है। अभी आपने क्या सीखा? एरो के पहले जो भी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। एरो के पहले जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है? बोलो तो। ये दोनों आपका है रिएक्टेंट। नहीं, SO2 भी और O2 भी दोनों क्या है भाई? रिएक्टेंट। चलो ये रिएक्शन चल रहा था, लेकिन जब हम इस रिएक्शन में ना NO डालते हैं, NO नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी गैसस स्टेट में होता है, तो हम क्या देखते हैं? इस रिएक्शन का स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये चीज़ जस्ट कल के क्लास में पूरी तरीके से हम सीखने वाले हैं। वही सब झूठ है ना, हम लोग कैटलिस्ट में बोल देते हैं कि हाँ रिएक्शन में ये हिस्सा नहीं लेता है, लेकिन कल पर्दाफाश होगा कि हाँ वो क्या करता है, कैसे, क्यों हम लोग बोल देते हैं कि हाँ वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है जबकि वो रिएक्शन में हिस्सा लेता है ना। जस्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस चीज़ को देखने वाले हैं। तो खैर अभी हम लोग इस टॉपिक पे थोड़ा सा रहें, और वो ये कि जब NO को हम लोग उपयोग करते हैं ना तो इस रिएक्शन का स्पीड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। गौर से देखो, प्रोडक्ट चेंज हुआ? नो। रिएक्टेंट चेंज हुआ? नहीं, कुछ नहीं यार, सब कुछ वही है। बस हुआ क्या? बस रफ्तार बढ़ गया, बस रेट बढ़ गया, बस अभिक्रिया की गति फास्ट हो गई। इसका मतलब है कि ये कैटलिस्ट आकर इस रिएक्शन को फास्ट कर दिया, लेकिन ना तो रिएक्टेंट को बदल रहा है ना तो प्रोडक्ट को बदल रहा है। इसका मतलब हमको कहना पड़ेगा कि ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया। अगर कुछ इन्वॉल्व होता, कुछ नया चीज़ बना देता, तब हम बोलते कि हाँ ये रिएक्शन में हिस्सा लिया है, इसके साथ रिएक्शन कर लिया या इसके साथ रिएक्शन कर लिया। लेकिन हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं। जो पहले था रिएक्टेंट अभी भी वही है, जो पहले था प्रोडक्ट अभी भी वही है।
बट वो क्या किया रे, रिएक्शन के स्पीड को क्या कर दिया, फास्ट कर दिया। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया ऐसा बोलना पड़ेगा आपको, और सिर्फ अपनी उपस्थिति से रिएक्शन को क्या कर दिया, फास्ट कर दिया। और अगर ये रिएक्शन फास्ट होने लगा इसका मतलब है कि ये क्या है बोलो तो कैटलिस्ट है, क्योंकि ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया आपका और ये रिएक्शन की गति को फास्ट कर दिया है। तो वो पदार्थ जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले और रिएक्शन को फास्ट कर दे या स्लो कर दे उसको हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर ये फास्ट कर दिया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट। तो ये आपका हो गया कैटलिस्ट। अब ये कैटालाइटिक रिएक्शन हो गया, क्योंकि पहले ये नॉर्मल रिएक्शन था, लेकिन जैसे तूने कैटलिस्ट का उपयोग किया तो उसको तो आपको कैटालाइटिक रिएक्शन बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैटालाइटिक रिएक्शन हो गया। अब देखिए इस रिएक्टेंट का फेज क्या है, अवस्था क्या है, गैस, गैस। तो इसका हम बोलेंगे कि जो आपका फेज है ना, या फिर फेज को ही आप लोग स्टेट बोलते हो, ये क्या है भाई, गैस है, ठीक है। अच्छा, इस कैटलिस्ट का फेज देखिए तो या स्टेट एक ही चीज लिखते हैं, स्टेट अवस्था बोलो तो क्या है, देखो तो ये भी गैस है, ये भी आपका गैस है। आप कुछ देखे, देखिए रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेज क्या है, सेम है, नहीं। और यही तो कंडीशन था, यही तो शर्त था कि वैसा कैटालाइटिक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का भी स्टेट और कैटलिस्ट का भी स्टेट सेम हो, दोनों का स्टेट सेम होना चाहिए, गैस गैस, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड, जो भी हो दोनों का होना चाहिए। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे, वैसे कैटालाइटिक रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग होमोजेनियस कैटालाइटिक रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का जो फेज है ना वो सेम है। इसका मतलब है कि ये एक एग्जाम्पल है किसका रे, होमोजेनियस कैटालाइटिक रिएक्शन का। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। अच्छा, उस कैटलिस्ट को क्या बोलोगे, ये वाला जो कैटलिस्ट उपयोग हुआ है इस कैटलिस्ट को क्या बोलोगे, इस कैटलिस्ट को हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट, नहीं क्या बोलोगे, होमोजीनियस कैटलिस्ट, क्योंकि आपकी डेफिनेशन में आपने लिखा है कि वो कैटलिस्ट जो होमोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन में उपयोग होता है या उपस्थित होता है उस कैटलिस्ट को हम लोग स्पेशल नाम दिए हैं, होमोजेनियस कैटलिस्ट। तो ये चूंकि होमोजेनियस कैटालाइटिक रिएक्शन में उपस्थित है तो आप इस कैटलिस्ट को आप क्या बोलिएगा, होमोजेनियस कैटलिस्ट। इस पूरे रिएक्शन को क्या कहिएगा, होमोजेनियस कैटालाइटिक रिएक्शन। तो चलो इसका ले लो और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, आप लोग ले लिए, इसको हम हटा दें। अब एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देखते हैं। देखो शुगर का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, शुगर रे C12H22O11, नहीं ये शुगर का फॉर्मूला है जिसको आप लोग क्या कहते हो, फुल नेम इसको क्या कहते हो, केन शुगर। केन मतलब गन्ना है ना, गन्ना इक, तो गन्ना के रस से ही हम लोग चीनी को प्राप्त करते हैं, शुगर को प्राप्त करते हैं। इसी वजह से शुगर का नाम हम लोग केन शुगर भी कहते हैं। और इस केन शुगर का केमिकल नेम क्या होता है रे, सुक्रोज, नहीं क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सुक्रोज। तो ये सब ऑर्गेनिक में है, काश लॉकडाउन नहीं होता तो अभी हम लोग ऑर्गेनिक में इंटर कर चुके होते, 3-4 चैप्टर ख़त्म भी कर चुके होते, लेकिन खैर चलो अब धीरे धीरे आ रहे हैं उधर भी। तो वो सब चीज़ बहुत अच्छे से, पूरा इसका स्ट्रक्चर सिखाएंगे हम आपको बायोमोलिक्यूल में, पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ऐसा ट्रिक है देखना, उस ट्रिक से आप सुक्रोज हो या माल्टोज हो या लैक्टोज हो, किसी का जो स्ट्रक्चर हो ना एकदम चुटकी में बनाओगे आप लोग, तो बड़ा मज़ा आता है उसमें। तो खैर थोड़ा सा अभी तो फिजिकल चल रहा है, धीरे धीरे हम लोग आएंगे ऑर्गेनिक में। तो सुक्रोज ये क्या हुआ भाई, चीनी, शुगर। और केन शुगर क्यों नाम पड़ा आपको पता चल गया। अब इसको हम ले रहे हैं एक्वस। अब बोलो कि सर ये क्या लिखे, एक्चुअली देख जो हमारा शुगर है वो तो सॉलिड स्टेट में होगा, सॉलिड का दाना 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 टाइप का रहता है, बट उसको ना आप वाटर में डाल दो, पानी में डाल दो। तो जैसे आप पानी में डालिएगा तो वो आपको पता है कि पानी वाटर के मॉलिक्यूलर स्पेस में वो चला जाएगा, वाटर में वो घुल जाएगा। तो है तो सॉलिड, लेकिन जब वो वाटर के साथ, वाटर में जब घुल जाएगा तो अब अगर पूरे सॉल्यूशन को आप देखो तो वो लिक्विड स्टेट में लगेगा, लगेगा नहीं उसमें कि वो सॉलिड घुला हुआ है।
तो अगर सिर्फ अगर शुगर लीजिएगा तब तो भाई बोलेंगे कि वो सॉलिड स्टेट में है, लेकिन अगर उस शुगर को अगर आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, वाटर में घुला दिया, तो वाटर और शुगर जब दोनों मिल जाएगा तब तो आपको बोलना पड़ेगा कि वो लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि वो जो शुगर है वो तो वाटर के मॉलिक्यूलर स्पेस में उसका जो आणविक स्थान है, आणविक जो जगह है उसमें घुस गया नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ शुगर नहीं ले रहे हैं, सिर्फ चीनी। अगर सिर्फ चीनी लेते तब तो यहाँ पर एस मतलब सॉलिड लिखना पड़ता, लेकिन हम लोग कैसा ले रहे हैं, इस शुगर को पानी में डालकर, मतलब इसका और वाटर का हम लोग क्या ले रहे हैं, शरबत ले रहे हैं, सॉल्यूशन ले रहे हैं, जो हो जाएगा किस टाइप का, जलीय टाइप का, जल के जैसा। और उसी जल को आप लोग केमिस्ट्री में केमिकल नेम उसका क्या कहते हो, हाइड्रा या एक्वा, तो उसी से बन गया है एक्वस, और एक्वस का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, एक्यू। तो एक्यू का मतलब क्या हुआ, एक्वस, जली, है ना, जल के जैसा, और पानी इसमें डाल दिए H2O। तो H2O कौन सा स्टेट में हुआ भाई, लिक्विड स्टेट में। तो हम शुगर को ना पानी में तोड़ने वाले हैं, पहले तो डाले, और फिर और ज़्यादा हम लोग इसको वाटर में डाल के इसको तोड़ने वाले हैं, डिसोसिएट करने वाले हैं, विघटित करने वाले हैं। जिस तरह से NaCl पानी में जाने के बाद Na+Cl- में टूट जाता है, KCl को पानी में डालोगे तो K+Cl- में टूट जाता है। ठीक उसी तरह से जब आप लोग शुगर को पानी में डालते हैं तो आपको पता भी होगा कि शुगर को जैसे पानी में डालते हैं तो वो दो सब्सटेंस में टूट जाता है। कौन कौन जी, एक ग्लूकोज C6H12O6, थोड़ा छोटा देते हैं तो उधर दिखेगा नहीं तुम लोग को, और फिर C6H12O6, दोनों का फॉर्मूला सेम है ना। इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, और इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, फ्रुक्टोज। गौर कीजिए तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब वही C6H12O6। जब हम लोग शुगर को पानी में डाल के तोड़ते हैं ना, तो जैसे आप देखो यार, ये मार्कर है, इसको तोड़ दिए तो एक ये बना, एक ये बना। उसी तरह से जब आप इस शुगर को वाटर में डाल के जब तोड़ोगे ना, तो आपको दो चीज़ मिलेगा, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। और हम आपको क्या बोले, वो भी ऑर्गेनिक का है, बस हल्का सा जिक्र कर देते हैं, रहा नहीं जाता है। हम चाहें तो इसके बिना भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो सब चीज़ है हमारे सिलेबस में है आगे, तो इसीलिए हम हल्का सा बोल देते हैं आपको। वो चीज़ नहीं हम लोग पढ़े हैं, बट हल्का सा सुन लो कि इस दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो सेम है। नहीं, C6 मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब वही अनुसूत्र, उसका फार्मूला C6H12O6। लेकिन ना जब उसको खोल के देखोगे ना ग्लूकोज को जब खोल के देखोगे ना, तो बोला है इसका डिज़ाइन अलग है, वो अलग टाइप का है। इसमें ना एल्डिहाइड ग्रुप होता है, C=OH, 10th में पढ़े होंगे आपको, है ना। C=OH को क्या कहा जाता है, एल्डिहाइड। और इसमें ना होता है कीटोन, C=O। इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन, लेकिन इसमें क्या है, एक साइड H रहता है, फिक्स है, एक साइड आपको H रखना ही पड़ेगा। अब बोलोगे सर दोनों साइड अगर कार्बन कर दिए तो कीटोन बन जाएगा, अगर एक साइड H रहा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। एक साइड आप कार्बन रख सकते हो, जिधर हम छोड़ दिए हैं ना उधर आप कार्बन रख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें क्या होगा, एक साइड आपका H, एक साइड कार्बन रहेगा, उसमें दोनों साइड कार्बन रहेगा। तो इसमें ग्लूकोज में ना एल्डिहाइड होता है और फ्रुक्टोज में कीटोन होता है, जिस वजह से इस दोनों का डिज़ाइन, इस दोनों का स्ट्रक्चर, इस दोनों की संरचना क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। और वैसे दो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मतलब ये जो फार्मूला है ना, फार्मूला सेम हो लेकिन डिज़ाइन अलग हो, स्ट्रक्चर अलग होगा, उसी को कहते हैं आइसोमर। आइसो मतलब सेम, मर मतलब मर नहीं, मर मतलब मर जाओ नहीं, आइसो मतलब हो गया सेम, और मर का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो वैसे दो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो, जब इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे और उसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो देखेंगे अरे ये तो अलग है, वो तो अलग है, ठीक है। और आपके सिलेबस में खूब अच्छे से दिया हुआ है। इसका तो सिर्फ नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं, हम आपको इसको नॉर्मल स्ट्रक्चर बताएंगे, क्लोज स्ट्रक्चर बताएंगे, फिर हाइवर्थ फॉर्म बताएंगे, जो आपका जनरली NCERT के पहले ही पेज पे रहता है, वो सब हम लोग को सीखना है। तो खैर अभी बस यहाँ पर आते हैं, हल्का सा चलते चलते हम आपको आइसोमर के बारे में बता दिए थे। आइसोमर किसको बोलोगे रे, आइसोमर। आइसो का मतलब क्या हुआ, सेम, अब मर का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब वैसा दो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, फार्मूला तो सेम हो, लेकिन दोनों का बनावट, दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो, अलग अलग हो, उसी को हम लोग कहते हैं आइसोमर। तो ये दोनों आइसोमर है, ये दोनों, ये मत समझना कि बिल्कुल सेम है, हाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन दोनों का डिज़ाइन अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। एक में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एक में कीटोन ग्रुप होता है। चलो
उधर नहीं मत जाओ यार, उधर जाओगे तो फिर तो उधर ही रह जाओगे, इसलिए अभी ऑर्गेनिक में नहीं जाना, इधर ही रहा थोड़ा सा, हम बहुत कंट्रोल करके रह रहे हैं। खैर चलिए, एक ग्लूकोज हुआ, एक फ्रुक्टोज हुआ। अब ना ये वाटर था, सॉरी शुगर था, इसको वाटर में हमने डाला तो ये टूटा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटा। बट जब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं ना, H2SO4 डाल देते हैं, कौन रे, H2SO4, ये भी क्या हुआ है भाई, लिक्विड स्टेट में है। जब इसको हम डाल देते हैं तो हम क्या देखते हैं, इसका टूटना फास्ट हो जाता है। इसका मतलब आप समझ गए क्या होने वाला है, कि ये पदार्थ आया और इस रिएक्शन को फास्ट कर दिया, इसका मतलब है कि ये क्या है, कैटलिस्ट है। नहीं, ये क्या है, कैटलिस्ट है। तो अब देखो, ये और ये वाटर तक, यहाँ तक, ये दोनों तो कहलाएगा क्या, बोल, रिएक्टेंट। नहीं, और ये आके क्या किया, रिएक्शन को फास्ट कर दिया, इसका मतलब है कि ये आपका क्या कहलाएगा जी, कैटलिस्ट। तो चलिए, इस रिएक्शन में हमको कैटलिस्ट भी मिल गया और रिएक्टेंट मिल गया। चीनी को हमने पानी में डाला तो ये दो चीज़ में टूट गया, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में, तो हमको प्रोडक्ट से उतना लेना देना नहीं है। हाँ, रिएक्टेंट हमने देख लिया, कैटलिस्ट हमने पहचान लिया, तो ये हुआ रिएक्टेंट, ये हुआ कैटलिस्ट। चलिए, इसका स्टेट देखिए आप लोग, और इसका भी स्टेट देखिए आप लोग। एक्वस मतलब जली, मतलब जल के जैसा, मतलब लिक्विड स्टेट, ये भी लिक्विड स्टेट, इसका मतलब दोनों का स्टेट क्या है भाई, लिक्विड स्टेट है। नहीं, अच्छा, इसका देखो तो H2SO4 लिक्विड, H2SO4 जो कैटलिस्ट है उसका कौन सा स्टेट है, ये भी देख रहे हैं कौन सा स्टेट है भाई, लिक्विड स्टेट है। अब फिर से देखिए कि आपका ये जो रिएक्टेंट है और जो कैटलिस्ट है, दोनों का स्टेट सेम है कि नहीं है, सेम हो गया। तो वैसा कैटेलाइटिक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का स्टेट सेम हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजेनियस कैटेलाइटिक रिएक्शन। और उस कैटलिस्ट को क्या बोलोगे, होमोजेनियस कैटलिस्ट। तो यहाँ पर है ये कैटलिस्ट, तो इस कैटलिस्ट को हम लोग नाम दे देंगे होमोजेनियस कैटलिस्ट, होमोजेनियस कैटलिस्ट। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो, ले लिया आप लोग, इसको हटा दें अब हम। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी ऑर्गेनिक का यूज़ होगा, तो डरना नहीं है, अच्छे से समझना। हम लोग अभी ऑर्गेनिक नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा नया लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आराम से समझेंगे हम लोग। देखो, थर्ड एग्जांपल, थोड़ा इधर आ जाते हैं। एक कंपाउंड ले रहे हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, फिर OCH3। ठीक है, अच्छे से समझना। जिस कंपाउंड में C डबल बॉन्ड OH देखेगा, उस कंपाउंड को तू लोग क्या कहता था, हल्का सा 10th लेवल का ही हमको बताओ। अभी तो हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं, इसको करने वाले हैं धमाकेदार अंदाज में हम लोग, लेकिन अभी इसको कुछ नहीं किया, बस जो 10th वाला लेवल है ना, उसी में तुम हमको बताओ, इसको आप लोग क्या बोलोगे। अरे यार, जिस जानवर के पास सूंड हो उसको क्या कहते हैं, हाथी कहते हैं। जिस जानवर के पास सूंड किसके पास होता है, गधा के पास तो होता नहीं है। जिस जानवर के पास सूंड हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाथी कहते हैं। अच्छा, जिसका नाक में ऐसा सींग निकला हुआ होता है, पता है उसको क्या कहते हैं, गेंडा। ठीक है, तो जिस जानवर के पास सूंड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, हाथी बोलेंगे। जिसके नाक में सींग हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेंडा बोलते हैं। और जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास या जिस यौगिक के पास, जिस पदार्थ के पास ये वाला, ये ग्रुप हो, ये समूह हो, इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, लेकिन हम फंक्शनल हटा रहे हैं, बस सिर्फ ग्रुप बोले जा रहे हैं। ये ग्रुप हो उसको कहना कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर सूंड हुआ तो हाथी, और ये ग्रुप हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, सूंड हुआ तो हाथी, लेकिन अगर ये रहा C डबल बॉन्ड OH हुआ, तब उसको कहोगे क्या, एल्डिहाइड। अगर OH रहा, सिर्फ OH रहा, तब उसको क्या बोलोगे, एल्कोहल। नहीं, इसी तरह से ढेरों ग्रुप हम आपको सिखाएंगे। अगर सिर्फ C डबल बॉन्ड O रहा, तब हम लोग उसको बोलेंगे कीटोन। और अगर ऐसा रहा, C डबल बॉन्ड O, H नहीं, बस O, यहाँ पर कार्बन जुड़ जाएगा, तब इसको कहना एस्टर। एस्टर क्या बोलोगे, एस्टर। ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हुआ हाथी, ना ये हाथी नहीं, सूंड रहेगा तब ना हाथी। ये तो हुआ एल्डिहाइड, ये हुआ आपका एल्कोहल, ये हुआ आपका कीटोन, और ये हुआ क्या भाई, एस्टर। क्या हुआ, एस्टर। तो अगर ठीक से देखो ना, यही चीज़ यहाँ पर है, देखो तो C डबल बॉन्ड O,
है ना, देखो तो, है ना, यही चीज़ है। तो हम समझ गए कि ये किस खानदान से ताल्लुक़ रखता है। नहीं, ये एसिड खानदान का नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड खानदान का नहीं है, ये एल्डिहाइड खानदान का नहीं है, ये अल्कोहल भी नहीं है, ये क्या है भाई, एस्टर है। क्या है, ये एस्टर है। तो ये एक जो कंपाउंड हमने आपको बोर्ड पर बनाया है उसके बारे में छोटा सा चीज़ हम आपको सिखा दिए कि ये किस फैमिली से है रे, एस्टर से है। और इसका नाम हम आपको लिख रहे हैं, तो नॉर्मल नाम भी लिख सकते थे क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी हल्का सा हम बोलते जाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इसमें ना एस्टर में जब भी नाम हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले ओ के बाद जो ये है ना, इसका नाम सबसे पहले लिखोगे, सबसे पहले इसका नाम। अगर एक कार्बन होता तो मिथाइल, 2 कार्बन होता तो इथाइल, 3 कार्बन होता तो प्रोपाइल, 4 कार्बन होता तो ब्यूटाइल, 5 कार्बन पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल और ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, 10 होता तो डेकाइल, 11 होता तो अनडेकाइल, 2 डेकाइल, ट्राइडेकाइल, ठीक है, 30वां ट्राइकॉन्टाइल, ठीक है, 35वां तो पेंटा ट्राइकॉन्टाइल, 100 हुआ हेक्टाइल। सीखेंगे हम लोग, लेकिन डरना नहीं, अभी डरना नहीं। अभी 1-2 तो लोग जानता होगा, 1 कार्बन अगर हुआ तो मिथाइल, 2 कार्बन हुआ तो इथाइल, 3 कार्बन हुआ तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल, ये सब छोटा छोटा चीज़ तो हम लोग जानते हैं, है ना। तो हम तो 100 तक हम आपको सिखाने वाले हैं। तो 1 कार्बन चुकी है तो इसलिए इसको बोल दे मिथाइल। सबसे पहले यहाँ का नाम लिखना, ठीक है, मिथाइल लिख दिए हम लोग। अगर 2 कार्बन यहाँ पर रहता तो हम लोग इथाइल लिख देते, 3 कार्बन रहता तो प्रोपाइल लिख देते। अब फिर यहाँ पर देखो कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, यहाँ से यहाँ तक आप काउंट करो, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक में 1 और 1 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए मेथ और 2 कार्बन के लिए क्या हुआ भाई, एथ, तो यहाँ पर लगा दो एथ। ये पीस अलग चीज़ है, ये पीस अलग चीज़ है, ये आया किसके लिए रे, इसके लिए, और ये एथ किसके लिए आया भाई, इसके लिए, है ना, 2 कार्बन के लिए एथ। अब फिर इस दोनों के बीच में आप बॉन्ड देखोगे, अगर सारा का सारा सिंगल बॉन्ड हो गया तब आगे लगा दीजिएगा एन। एक्चुअली ANE होता है और ई को हटाते हैं आगे को देखकर, लेकिन हाँ यहाँ पर एन लिख देखना। अगर एक डबल बॉन्ड आ जाता तो हम लोग यहाँ पर लिखते इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो हम लोग यहाँ पर लिखते आइन, YNE। नहीं तो देखो हर चीज़ कुछ ना कुछ बता रहा है। ये मिथाइल यहाँ आया, 2 कार्बन है तो इथ, और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसका अपना टाइटल है भाई। जैसे हम लोग में भी बहुत सारा खानदान होता है, अगर कोई राजपूत है तो अपना टाइटल लगाता है सिंह, अगर कोई खान पठान है तो अपना टाइटल लगाता है खान पठान। नहीं, अगर कोई पंडित जी हैं तो वो टाइटल क्या लगाते हैं भाई, झा या पंडित। तो हर खानदान का अपना अपना टाइटल है, उसी तरह से इसका भी अपना टाइटल है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी होगा वो अपने नाम में लास्ट में लगाता है ओइक एसिड। अगर मान लेते हैं रोशन राजपूत घराने से हुआ तो रोशन सिंह बोलेगा, अगर रोशन खान पठान हुआ तो रोशन खान, और अगर रोशन कार्बोक्सिलिक एसिड का हुआ तो रोशनोइक एसिड। अच्छा, अगर कोई एल्डिहाइड खानदान का हो तो उसके नाम के लास्ट में टाइटल लगता है अल, रोशनल। अगर एल्कोहल हुआ तो ऑल लगाना, रोशनॉल। अगर कीटोन है तो ओन लगाया जाता है, रोशनोन। और उसी तरह से अगर एस्टर है तो ओएट लगाया जाता है, रोशनोएट। ठीक है, तो हर खानदान का, हर ग्रुप का अपना अपना टाइटल होता है। ठीक उसी तरह से इस एस्टर का भी टाइटल है, क्या है भाई, ओएट। तो यहाँ पर हम लगा देंगे लास्ट में ओएट, तो नाम बन गया मिथाइल एथेनोएट। देखो इसमें कितना पीस है, सब कुछ कुछ बता रहा है। सबसे पहले इसको लिखे मिथाइल, 2 कार्बन था तो एथ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड था तो एन, और ये चूंकि एस्टर खानदान से है तो इसलिए हम लोग लगा दिए ओएट। और ई यहाँ पर लिखने वाले थे, लेकिन ई के आगे अगर ए आई ओ ये सब कुछ अगर आ गया तो इस ई को हटा देते हैं हम लोग, इस वजह से उसको हटा दिए, नाम बन गया मिथाइल एथेनोएट। ये सब चीज़ नहीं जानना था अभी यार, लेकिन बिना बताए रहा ही नहीं जाता हमको, इसलिए हम थोड़ा सा बता दिए। थोड़ा थोड़ा तो सीख ही गया होगा तुम लोग। जब नोमेनक्लेचर हम आएंगे तो यहाँ तक पहुँचने में हमको लगता है कि 15 क्लास लगेगा। हाँ, 15 क्लास अप्रॉक्स। तो आप सोचिए कि क्या स्टैंडर्ड रहेगा आपका, तो ये तो बच्चा वाला चीज़ कर दोगे तुम लोग। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, एस्टर तक पहुँचते पहुँचते 15 क्लास हम आपको देंगे नोमेनक्लेचर का। नोमेनक्लेचर क्या है, उसका बेसिक, फिर धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, एल्केन का सीखेंगे, एल्कीन का सीखेंगे, एल्काइन का सीखेंगे, फिर आगे बढ़ते 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 एक फंक्शनल ग्रुप का सीखेंगे, फिर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप का सीखेंगे, कुछ फिर हम कंपटीशन का उसमें क्वेश्चन डाल देंगे, और ऐसे करते करते यहाँ एस्टर जब पहुँचिएगा तो हमको लगता है 15 क्लास हो चुका होगा। तो आराम आराम से बनाओगे। क्या, चलो ये अभी इसका बात हमको नहीं करना है यार, थोड़ा ज़्यादा हम लोग इधर जा रहे हैं। इधर आओ, होमोलाइटिक कैटालाइटिक रिएक्शन पे रहा। ये सब्सटेंस हम लोग लिए, फिर ठीक उसी तरह से इसको ना थोड़ा सा वाटर में डाल दिया जाए तो ये बन जाएगा जलीय एक्वस। तो इसको हम लोग क्या किए, वाटर में हम लोग डाल दिए तो ये एक्वस बन गया,
और इसको फिर हम लोग और ज़्यादा वाटर में डाल दिए, तो ये वाटर कौन सा स्टेट में होगा भाई? लिक्विड स्टेट में होगा। तो देखो ये और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर सीखो, आप लोग जानते हो कि H2O जब भी टूटता है तो किस में, जैसे कि हम आपको अभी बताए भी थे, ये मार्कर टूटेगा तो एक पीस ये बना, एक पीस ये बना। उसी तरह से अगर H2O आपका टूटेगा तो दो चीज़ बनता है, क्या भाई? H+ और OH-, है ना। जब H2O टूटता है, ब्रेक करता है, तो क्या क्या बनता है भाई? H+ और OH-। तो देखो ये अगर H2O आपका टूट गया तो बना एक H+ और दूसरा OH-। एक पर कैसा चार्ज है रे? प्लस, और एक पर कैसा चार्ज है? माइनस। देखो H H H2 O, ये दोनों अगर जुड़ गया तो फिर H2O बना देगा। अब ये दोनों ना इस पर कहीं अटैक करेगा। अब कहाँ अटैक करेगा हम आपको बताते हैं। देखो इस एस्टर में ना स्टेरिक, छोड़ो स्टेरिक इफेक्ट कुछ नहीं बोलेंगे अब, ऑर्गेनिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ऐसे हम आपको बताते हैं सिंपल से। इस एस्टर में ना सबसे वीक बॉन्ड होता है ये वाला, ये जो है ना O और CH3 के बीच में जो बॉन्ड है, ये वाला बंधन, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड सबसे कमज़ोर होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप और इधर भी बहुत बड़ा ग्रुप क्या होता है, इस बॉन्ड पर लटका हुआ रहता है। तुम सोच यार, छोड़ हटा केमिस्ट्री को, अगर ये आपका एक रस्सी है, रोप है, इसमें बड़ा ग्रुप है यहाँ पर और इधर भी बड़ा ग्रुप है। बड़ा ग्रुप का मतलब 4-5 एटम इधर है, 4-5 एटम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारा एटम इधर है, बहुत सारा एटम इधर है। अगर बहुत ज़्यादा भारी, बहुत बड़ा ग्रुप इधर तुम लटका दो और इधर भी लटका दो, बोलो इस रस्सी पे टेंशन, तनाव आएगा कि नहीं आएगा? ये रस्सी एकदम खिंचा हुआ रहेगा। हल्का सा तुम अगर ब्लेड लगाओ या कुछ भी लगाओ, पट से टूट जाएगा। वही हाल होता है इस बॉन्ड का। बहुत बड़ा ग्रुप इधर, कार्बन, हाइड्रोजन, अभी तो एक ही है ना, हम चाहें तो 2-3 कार्बन, 5 कार्बन डाल सकते हैं। तो बहुत बड़ा ग्रुप इधर हो जाएगा, बहुत बड़ा ग्रुप इधर हो जाएगा, तो इस पर ना टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, तनाव बहुत होता है, और उसकी वजह से ये बॉन्ड सबसे कमज़ोर हम लोग मानते हैं। तो ये बॉन्ड एकदम टूटने के कगार पे रहता है। तो अगर देखो, अगर ये बॉन्ड टूटा तो ये बॉन्ड किसके किसके बीच में बना है रे? O और C के बीच में। इसको हम यहाँ दिखा रहे हैं, इसको यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग जानते हैं फ़ोन कॉल, FONCL, बोले थे ना केमिस्ट्री का डॉन है। जिस समय इसको दोस्ती करना होगा तो बड़ा प्यार से बोलेगा आपको कि ये लो मेरा इलेक्ट्रॉन, तू भी अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा। नहीं, देखो ऑक्सीजन बोल रहा है कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, तुम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाओ, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को तुम अपना ही समझो। लेकिन बोलेगा अपना मत समझना, है ना, बस हल्का सा बोल रहा है अभी, क्योंकि दोस्ती करना है ना। तो ये ऑक्सीजन, हम जान रहे हैं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन के खींचने के मामले में 2nd पोजीशन पर है। केमिस्ट्री का डॉन में से इसका गिनती आता है। लेकिन जब इसको किसी से दोस्ती करना है तो बड़ा मीठा मीठा बोल रहा है सी के साथ कि भाई ये लो मेरा इलेक्ट्रॉन, तुम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाओ, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को तू अपना ही समझ। कोई पूछेगा ना तो बोलना कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन तेरा है, फिर बोलता है सिर्फ तुमरे है, ऐसा मत सोचना, उस पर मेरा भी हक है। बड़ा अच्छे से बोल रहा है। लेकिन जब ये बॉन्ड टूटने लगेगा ना, तब सवाल उठता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, O या C। तो आप जानते हैं कि O बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो अगर ये बॉन्ड टूटने लगा तो C बोलेगा भाई तू अपना एक इलेक्ट्रॉन ले ले और हम अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, चलो दोनों अलग हो जाते हैं। तब ऑक्सीजन अपना असली रूप दिखाएगा। कौन इलेक्ट्रॉन, किस इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन। तो वो बोलेगा कि याद करो हम लोग क्या याद किए थे। तो कार्बन बोलेगा हम लोग तो भाई यही गीत गा रहे थे कि इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपना ही समझो, अपना मत समझना। बोला अपना ही समझो, भूल जा, अपना मत समझना, यही याद रख। ज़्यादा कुछ बोला तो पड़ाक। तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन खींचने की बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में से एक है। तो ये साझेदारी किए हुए इलेक्ट्रॉन को, और ये जो प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है? एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, इस दोनों इलेक्ट्रॉन पर दोनों का हक हो गया। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साझेदारी। अगर इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से दे देता तब तो उसको ट्रांसफर आप कहते, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये लगाया, थोड़ा सा वो लगाया, है ना। और ये दोनों के, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, इस दोनों पर किसका हक हो गया? इसका या दोनों का? दोनों का। तो वैसा कोई प्रक्रिया जिसमें थोड़ा सा इधर से आता हो, थोड़ा सा इधर से आता हो, और फिर उस पर दोनों का हक आ जाता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? शेयरिंग, साझेदारी। तो देखो इस दोनों में साझेदारी तो हुआ, लेकिन जब ये बॉन्ड टूटने लगेगा तो बताइए ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ऑक्सीजन। नहीं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा भाई? ऑक्सीजन, क्योंकि ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ओके, अब आगे बढ़ो। ये इलेक्ट्रॉन तो खींच लिया, और हम लोग जानते हैं कीचड़ का रंग काला, जिस पर जाता है उसको भी क्या कर देता है जी? काला। नहीं,
कीचड़ का रंग कैसा, जो मस्त कीचड़ होता है बहुत दिन का तो कीचड़ का रंग कैसा, काला। जिस पर जाएगा उसको भी क्या कर देगा, काला। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस। ये जो डॉट डॉट दिखाई ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस। जिस पर जाएगा उसको भी क्या कर देता है, माइनस। कीचड़ का रंग काला, जिस पर जाता है उसको भी क्या कर देता है भाई, काला। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, माइनस। जिस पर जाएगा उसको भी क्या कर देगा, माइनस। और जहां से निकल गया वहां पर प्लस। नहीं, जहां पर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा भाई, माइनस। और यहां से इलेक्ट्रॉन चूंकि निकल गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गया, घट गया। प्रोटॉन वहाँ पर ज़्यादा हो गया, प्लस हो जाएगा वहाँ पर। प्रोटॉन पे चूंकि प्लस होता है, पहले 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन था, ठीक था। 5 माइनस था, 5 प्लस था, बिल्कुल बराबर था। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन चूंकि इधर चला गया, इस वजह से अब इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो 4 माइनस बचा, लेकिन देखो 1 प्लस ज़्यादा हो गया ना, तो इसी वजह से यहाँ पर प्लस आ जाता है। तो हम लोग इसीलिए वो ट्रिक याद रखते हैं कि कीचड़ का रंग काला, जिस पर जाएगा उसको भी क्या कर देगा, काला। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, माइनस। जिधर जाएगा उसको भी क्या कर देगा, माइनस। और जहां से निकल जाएगा वहां पर क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये दोनों के बीच में ये वाला बॉन्ड हम आपको बताए, ये भारी ग्रुप और भारी ग्रुप के कारण बहुत तनाव रहता है, बहुत टेंशन रहता है, बहुत खिंचा हुआ रहता है। ये वाला बॉन्ड पट से टूटेगा, और अगर टूटा है ना तब तो आप समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन डाउन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। वो कार्बन को समझेगा नहीं, देगा पड़ाक, हाँ दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो बोल इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस। और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा रे, प्लस। यही चीज़ देखो ना, ऑक्सीजन पे कैसा आ गया, माइनस। और कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। ये दोनों इलेक्ट्रॉन बोल कौन खींच लेगा, तू ही लोग बता कौन खींच लेगा, ऑक्सीजन। तो जिधर इलेक्ट्रॉन आएगा उसको क्या कर देगा, माइनस। और जहाँ से निकल गया वहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। अब तो क्या हुआ, बच्चा वाला बात हुई, हम ऑर्गेनिक पढ़ाने लगे थे, कहाँ से कहाँ चले गए यार। चल इधर आ जा, देख ये बॉन्ड को तोड़ दिया हम लोग, O पर क्या आ गया, माइनस। और CH3 पर क्या आ गया, प्लस। अब आपको पता है कि प्लस वाला कहाँ आके चिपकेगा रे, माइनस पर। प्लस और माइनस क्या होता है, चिपकता है। और ये माइनस कहाँ आके चिपकेगा जी, प्लस पे, है ना। तो ये प्लस आ जाएगा माइनस पे, और ये माइनस आ जाएगा प्लस पे, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो अब देखो प्रोडक्ट अगर बनाओगे तो इधर तो कुछ नहीं हुआ, तो इसको उतार लो, CH3 नहीं, उसके बाद फिर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O बना लिए। देखो यहाँ तक तो वही रहा, O माइनस। और माइनस पे कौन आया है रे, उधर वाले का H प्लस। ये दोनों का अभिक्रिया करवा रहे हो ना, तो इसका प्लस इसके माइनस पे आ गया, इसका माइनस इसके प्लस पे आ गया। तो इसके माइनस पे देखो कौन आ रहा है भाई, प्लस। तो यहाँ पर लिख देते हैं O, ये वाला O लिख दिए, और O पर आ रहा है हमारा H, तो हो गया H। एक प्रोडक्ट बन गया, प्लस। हम उधर नहीं जा रहे हैं, उधर आपको नहीं दिखेगा, इसलिए हम नीचे प्लस कर दिए। ये प्लस आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये CH3 है, तो CH3, ठीक है। अच्छा इस CH3 पे कौन आ गया भाई, OH। तो O ध्यान रखना, ये माइनस H पर नहीं है, O पर है। तो पहले तू O को जोड़ना, फिर बगल में लिख देना H। अब बोलोगे सर ये एक के हुआ, OH ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, हाँ यार देख, तो इसी को ऐसे करके पलटा दें तो यही नहीं हो जाएगा। ओए दोनों तो सेम ही लिखे हैं यार, ये OH, ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। ऐसे बोलो और फिर इसको ऐसे पलटा दो तो यही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कभी ऐसा मत कर देना, ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये समझने लगेंगे हम लोग कि H बॉन्ड बना रहा है, और H कभी 2 बॉन्ड नहीं बनाता है। एक बॉन्ड तो O के साथ बना ही लिया है, तो अब ये एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ये रस्सी कुछ नहीं है, ये बॉन्ड है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक ऑक्सीजन H के साथ बनाया एक बॉन्ड, और एक बॉन्ड किसी और दूसरे के साथ बनाएगा। तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। लेकिन ये बॉन्ड हमेशा दिखाना किसकी तरफ, O के तरफ दिखाना, H में कभी मत दिखा देना। तो इसीलिए हम देखो ये OH को बदल दिए, OH यहाँ पर आया और इस OH को हम उल्टा के लिख दिए, तो ज़्यादा डरने का ज़रूरत नहीं है, ये भी वही है OH, ठीक है। खैर, तो ये H प्लस देखो, H प्लस जुड़ गया O माइनस पर, एक प्रोडक्ट बना दिया अलग चीज़, और फिर इस CH3 पर OH जुड़ गया तो CH3OH बन गया, ये दोनों अलग चीज़ हो गया। हमको यार इधर आ जा, कहाँ चले गए हम लोग आज। चलो देखो, एरो के पहले ये दोनों हैं, और हम लोग सीखे हैं आज कि एरो के पहले जो भी चीज़ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। तो ये दोनों क्या हो गया भाई, रिएक्टेंट। नहीं, ये दोनों क्या हो गया, रिएक्टेंट। और हाँ, रिएक्टेंट इसका स्टेट हमको बता दे, ये भी जली ये भी लिक्विड, मतलब इसका जो स्टेट है ना, ये स्टेट क्या है भाई, लिक्विड है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो रहा था, बट इस रिएक्शन में अगर हम H2SO4 ले लेते हैं ना,
जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, तो हम क्या देखते हैं कि ये H2SO4 वो जो एसिड है इसके टूटने को और ज़्यादा फास्ट कर देता है, मतलब इस रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो वो पदार्थ अगर इस रिएक्शन को फास्ट कर दिया, अगर वो पदार्थ इस रिएक्शन के स्पीड को अगर बढ़ा दिया, इसका मतलब वो क्या है, कैटलिस्ट है। नहीं तो हम बोल देंगे भाई कि देखिए ये जो है ना कैटलिस्ट है, और इसका स्टेट को अगर गौर करो तो इसका स्टेट भी क्या है भाई, लिक्विड है। तो हमने क्या देखा, ये ऐसा कैटालाइटिक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट भी लिक्विड स्टेट में है और हमारा कैटलिस्ट भी लिक्विड स्टेट में है, मतलब दोनों का स्टेट बिल्कुल क्या है, सेम है। और जिस कैटालाइटिक रिएक्शन में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का स्टेट सेम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजेनियस कैटालाइटिक रिएक्शन। मतलब ये भी एग्जाम्पल किसका है, होमोजेनियस कैटालाइटिक रिएक्शन का है। और बताओ फिर से, इस कैटलिस्ट को क्या नाम दोगे भाई, इस कैटलिस्ट को हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट यहाँ पर उपयोग कीजिएगा उसको बोल देंगे होमोजेनियस कैटलिस्ट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ले लिया? अब चलो हेट्रोजीनियस, ये चूंकि समझ गया ना, हेट्रोजीनियस फट से हो जाएगा, चलो उसको भी देख ही लेते हैं, हटा दें इसको। तो हम लोग एक पार्ट पढ़ लिए, कौन रहे, होमोजेनियस कैटालाइटिक रिएक्शन। होमोजेनियस कैटालाइटिक रिएक्शन किसको बोलेंगे, वैसा कैटालाइटिक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेज जो होता है, दोनों का स्टेट जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अगर एक सॉलिड है तो दूसरा भी सॉलिड, अगर एक लिक्विड है तो दूसरा भी लिक्विड, और एक गैस है तो दूसरा भी गैस होना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस कैटालाइटिक रिएक्शन। अब अगला हेडिंग मार दो तेजी से, कौन सा भाई, हेट्रोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन। ठीक है, इसका दूसरा नाम बोल, क्या बोल देगा, बोल देंगे हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। इसका डेफिनेशन तू ही लोग सोच, बोलो हेट्रोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन किसको बोलोगे, सोचो। वैसा कैटालाइटिक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, किसका किसका, एक रिएक्टेंट का और कैटलिस्ट का, दोनों का स्टेट क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, है ना, दोनों का स्टेट क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो वैसा कैटालाइटिक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का जो स्टेट इस बार चेंज हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तब फिर हम वैसे कैटालाइटिक रिएक्शन को बोलेंगे हेट्रो, विसमांगी उत्प्रेरित अभिक्रिया। इस बार सेम नहीं होगा, इस बार समान नहीं होगा, विषम हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्या अलग अलग होगा रे, तो अवस्था अलग हो जाएगा, स्टेट अलग हो जाएगा। किसका किसका स्टेट अलग हो जाएगा, तो रिएक्टेंट का अलग हो जाएगा और कैटलिस्ट का अलग हो जाएगा। तो डेफिनेशन हम लोग लिख लें, क्या बोलोगे, द कैटालाइटिक रिएक्शन, बिल्कुल वही डेफिनेशन बनाना है, बस डिफरेंट कर देना है। द कैटालाइटिक रिएक्शन आप लोग जानते ही हो, आगे आगे सोचते जो आप लोग, क्या बोलोगे, द कैटालाइटिक रिएक्शन इन विच फेज और स्टेट, नहीं फेज और स्टेट, किसका किसका बोल, फेज और स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, देखते जाना सब, ठीक है ना। रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर डिफरेंट इज कॉल्ड क्या, हेट्रोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन, हेट्रोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन। नहीं, वैसा कैटालाइटिक रिएक्शन जिसमें हमारा जो रिएक्टेंट है और हमारा जो कैटलिस्ट है, इस दोनों का जो स्टेट होगा वो क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। एक अगर सॉलिड है तो दूसरा लिक्विड हो जाएगा या गैस हो जाएगा, मतलब दोनों सेम नहीं होगा, दोनों का स्टेट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और, जिस तरह से उसमें तुम लोग वो जो कैटलिस्ट था उसको तुम लोग होमोजेनियस कैटलिस्ट बोल दिया था, ठीक उसी तरह से हेट्रोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन में जो कैटलिस्ट उपस्थित होगा, जिस कैटलिस्ट को तुम उपयोग करोगे उसको सिंपल हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट बोल देना। तो क्या बोलेंगे भाई, द कैटलिस्ट, मतलब वह कैटलिस्ट है ना, विच इज़ प्रेजेंट, आप देख पा रहे होंगे एकदम सेम उसी तरह का डिफिनेशन हम लोग लिखते जा रहे हैं। द कैटलिस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन हेट्रोजीनियस
catalytic reaction. The catalyst which is present in heterogeneous catalytic reaction is called क्या? Heterogeneous catalyst. ठीक है, हिंदी में तेजी से लिख देंगे वह कैटालाइटिक रिएक्शन ना, हाँ, वह कैटालाइटिक रिएक्शन जिसमें इस बार अवस्था अलग हो जाएगा ना, वह कैटालाइटिक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट तथा कैटलिस्ट, रिएक्टेंट तथा कैटलिस्ट दोनों की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं या भिन्न भिन्न होती हैं, उसे क्या बोलेंगे भाई? हेट्रोजीनियस, या फिर इसको से भिन्न लिख दो रे, अवस्थाएं भिन्न होती हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, भिन्न होती हैं, उसे हेट्रोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और उस कैटलिस्ट को क्या बोलोगे? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो क्या लिखेंगे बोलो? वह कैटलिस्ट जो हेट्रोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन में उपस्थित होते हैं, वह कैटलिस्ट जो हेट्रोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन में उपस्थित होते हैं, बाबा रे बाबा, बहुत छोटा जगह बचा रे, इसको थोड़ा ऊपर। वह कैटलिस्ट जो हेट्रोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन में उपस्थित होते हैं, उसे थोड़ा देख लेना तुम लोग अच्छे से, उसे हेट्रोजीनियस बोल भी रहे हैं, वहाँ से भी थोड़ा समझ जाना, उसे ये क्या लिखे हैं? उसे, है ना, उसे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेट्रोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन का डेफिनेशन, और ये हो गया हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का डेफिनेशन। उसी तरह से हिंदी में हम लोग दोनों का डेफिनेशन लिख लिए। वह रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का और कैटलिस्ट दोनों का स्टेट क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है, उसी को हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन, और जो कैटलिस्ट उसमें उपस्थित होगा उसको हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कहना। ठीक है, इसका फट से तुरंत जल्दी जल्दी हम लोग 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, तो ले लिया, इसको हम हटा देते हैं। देख, अब इसका एग्जाम्पल देखो, तो इसका तुरंत हो जाएगा एग्जाम्पल आपका। फर्स्ट वही एग्जाम्पल लो, SO2। ठीक है, ये गैस होता था, इसको तू लोग कंबाइन कराता था, रिएक्शन कराता था किससे? O2 से। ये भी गैस होता था और बनता था क्या भाई? SO3। ठीक है, अच्छा, पिछली बार हम लोग क्या किए थे? इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए कैटलिस्ट जो उपयोग किए थे वो कौन उपयोग किए थे? NO। बट इस बार कैटलिस्ट उपयोग करते हैं प्लैटिनम, जो कि सॉलिड होता है। नहीं, बहुत महंगा एलिमेंट है ये, बहुत महंगा धातु है आपका प्लैटिनम। तो हम लोग यहाँ पर ना प्लैटिनम को उपयोग कर रहे हैं एज ए कैटलिस्ट के रूप में इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर तुमने कैटलिस्ट को उपयोग कर लिया तो ये कैटालाइटिक रिएक्शन हो गया, है ना। और SO2 और O2 आपस में रिएक्शन करके बना दिया SO3। तो हम तेज़ी से देख लें जो सीखे हैं, ये एरो के पहले ये दोनों हैं, तो क्या कहलाएगा भाई? रिएक्टेंट। इस रिएक्टेंट का स्टेट देखो तो क्या है भाई? स्टेट गैस,
देखो गैस गैस। अच्छा, ये इस रिएक्शन में भाग लेने के लिए नहीं आया, ना तो रिएक्टेंट में कुछ किया ना तो प्रोडक्ट में किया, बस हाँ रिएक्शन को फास्ट कर दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैटलिस्ट। और जल्दी से बता दो इस कैटलिस्ट का अवस्था स्टेट क्या है? एस, एस का मतलब सॉलिड, तो बोलेंगे इसका स्टेट जो है ना वो क्या है भाई? सॉलिड। इस बार गौर किए, देखो इस दोनों का स्टेट अलग अलग हो गया, एक का रिएक्टेंट का स्टेट हो गया गैस और कैटलिस्ट का आपका अवस्था हो गया ठोस मतलब सॉलिड, मतलब दोनों का स्टेट अलग अलग है। तो ये एग्जांपल हो गया आपका हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन का। और ये जो कैटलिस्ट आपने उपयोग किया, बोलो इसको क्या नाम दोगे रे? इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, नहीं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। एक एग्जांपल और दे देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, कोई रिएक्शन ले लो तो हाँ, N2 गैस प्लस H2 गैस से क्या बनता है बता? NH3। बहुत आसान। ये हमारे P ब्लॉक में, P ब्लॉक जब पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे, ये इसका प्रिपरेशन NH3 को बनाने का तरीका हाइबर प्रोसेस से, जो कि आपका बोर्ड में 5 मार्क्स का पूछ भी देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है। तो इसी में N2 और H2 को जब रिएक्शन कराते हैं तो NH3 बनता है। ऐसे भी रिएक्शन हो जाता है, बट इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए और तेज कर देने के लिए हम लोग कैटलिस्ट के रूप में जनरली Fe का इस्तेमाल करते हैं, लोहा का। इसके साथ साथ और भी कुछ मिलाते हैं, Al2O3, K2O, ये सब भी मिलाते हैं, लेकिन जब हाइबर प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे ना वहाँ पर हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पर बस इतना सा याद रखो कि हम लोग Fe को यूज़ किए हैं किस रूप में? कैटलिस्ट के रूप में। तो एरो के पहले ये दोनों है, तो इस दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? रिएक्टेंट। इसका स्टेट बोलो क्या है? ये भी गैस, ये भी गैस, तो ये हमारा गैसेस स्टेट में हुआ। ऐसे भी ये रिएक्शन हो जा रहा था, लेकिन चलो रफ्तार थोड़ा नॉर्मल था, लेकिन इसके आने से रफ्तार तेज हो गया। इसका मतलब ये क्या है भाई? हमारा ये क्या है? कैटलिस्ट है। ये आपका कैटलिस्ट हुआ। इस कैटलिस्ट का स्टेट बताइए क्या है? तो स्टेट इसका हम देख पा रहे हैं क्या है? सॉलिड है। और हम देख रहे हैं कि एरो के पहले मीन्स रिएक्टेंट का जो अवस्था है वो गैस है और कैटलिस्ट का अवस्था क्या है भाई? सॉलिड है। और हम देखें कि इस दोनों का स्टेट क्या है भाई? अलग अलग है। इसका गैस हो गया और कैटलिस्ट का सॉलिड हो गया। तो अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का अगर स्टेट अलग अलग हो जाता है तब हम लोग उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन। अब बोलो इस कैटलिस्ट को फिर से क्या नाम दोगे रे? यही हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ओके, तो चलो और पढ़ोगे, अब रहने देते हैं। तो आज हम लोग दोनों कैटालाइटिक रिएक्शन हम लोग सीख लिए। कौन कौन रहे? एक होमोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन और एक हेट्रोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन। जिस कैटालाइटिक रिएक्शन में है ना, कैटालाइटिक रिएक्शन समझ गए? कैटालाइटिक रिएक्शन बस वो रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट होगा, और क्या। अगर ये हटा देते, इसको हटा देते तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाता, और कैटलिस्ट ले लिए तो कैटालाइटिक रिएक्शन हो गया। तो कैटालाइट वैसा कैटालाइटिक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेज सेम हुआ, उसको हम लोगों ने कह दिया होमोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन। और जिस कैटालाइटिक रिएक्शन में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का ये जो फेज है अलग अलग हो गया, उसको कह दिए हेट्रोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन। कोई दिक्कत? और उसमें जो कैटलिस्ट उपयोग होगा उसको होमोजीनियस कैटलिस्ट बोलना, और इसमें जो उपयोग होगा उसको हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट बोलना। ठीक है, चलो आज की क्लास में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन करो। आगे 4-5 दिन में 6 दिन में हम लोग टेस्ट भी एक फिर से लेने वाले हैं, ठीक है। और हो सकता है कि 2-3 स्टूडेंट का फ़ोन भी आया था सर कि उसका नाम जो है इस पर नहीं आ पाया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो उसमें टॉपर भी है, उसमें 20 मार्क्स है, राजीव नाम है, तो उसका 20 मार्क्स है, लेकिन हाँ वो गलती से जो है उसका जो है रिज़ल्ट में नहीं आ पाया था, तो हम अलग से उसका नाम हम डाल देंगे या फिर कहीं पर नोटिस में हम आपका दे देंगे कि इन लोग का भी इतना इतना नंबर आया हुआ है। तो आप चिंता मत करें, जिनका 1-2 का जो छूट गया है तो ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। हम उसका नाम जो है अनाउंस कर देंगे कि हाँ किनका किनका कितना नंबर है, ठीक है। तो इसको तुम लोग रेडी करो, आज के क्लास को जल्दी से फटाफट इसका जो है जो भी नोट्स वोट्स आप लोग बना लिए हो या फिर जो भी कर रहे हैं आप इसको अच्छे से करके एकदम अपडेट कर लो, और टेस्ट में फिर से मजबूत एकदम मजबूत बन के आना है, ठीक है। तो अब इसके आगे का टॉपिक है कि ये जो कैटलिस्ट है ना कैसे रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। ये कैटलिस्ट आखिर क्या करता है जिससे रिएक्शन का स्पीड जो है ना फास्ट हो जाता है। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर कैटलिस्ट का मैकेनिज्म क्या है, कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा देता है, वो हम लोग पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही।